हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाइकिंग सीजन 2 के एपिसोड 3 को। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रैग्नर और उसके साथी वेसेक्स राजा एग्बर्ट की रियासत में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे राजा एग्बर्ट के सैनिक और वाइकिंग योद्धाओं में जबरदस्त लड़ाई होती है और इस बात की खबर राजा एग्बर्ट तक पहुंच जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें वेसेक्स के राजा एग्बर्ट के दरबार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राजा एग्बर्ट अपने मंत्रियों को वाइकिंग्स योद्धाओं के बारे में बता रहा होता है कि कब उसने पहली बार वाइकिंग्स के बारे में सुना था और कैसे उत्तरी वाइकिंग्स लुटेरे इंग्लैंड आए थे और यहाँ के कुछ ही पलों में ढेर सारी तबाही और बेशकीमती खजाना लूट के गए थे। राजा एग्बर्ट अपने सलाहकारों से कहता है कि अब ये जंगली हमारी रियासत में घुस आए हैं, इसलिए इनसे निपटने की जिम्मेदारी अब हम पे आ चुकी है और इस बार हम भी इन लुटेरों को मुंह तोड़ जवाब दे के यहाँ से भगा के रहेंगे। अब राजा एग्बर्ट अपने बेटे एथलवुल्फ को अपनी फौज इकट्ठा करने और साथ ही कुछ सैनिकों को वाइकिंग्स पर नजर रखने के लिए भेजने का हुक्म देता है और साथ ही अपने मंत्रियों को उन उत्तरी लुटेरों से ना घबराने की सलाह देता है। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है रैग्नर और उसके साथियों की ओर, जो कि अब एक शहर के पास पहुंच जाते हैं। उस शहर को देख रैग्नर एथलस्टन से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। एथलस्टन रैग्नर को बताता है कि ये विंचेस्टर सिटी का एक गांव है, जहाँ पे एक पवित्र स्थल चर्च है और यहाँ पे हमें बहुत सारा खजाना भी मिलेगा। खजाने का नाम सुन सारे वाइकिंग्स खुश हो जाते हैं और उस चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी चर्च की मीनार से एक पादरी वाइकिंग्स को आते हुए देख लेता है और खतरे की घंटी बजा देता है। ये देख उस गांव में हड़बड़ी सी मच जाती है और सारे लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। वही उस चर्च के पादरी चर्च की सारी बेशकीमती चीजें छुपा देते हैं। वही उस गांव के सैनिक उत्तरी लुटेरों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और रैग्नर और उसके साथियों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वाइकिंग्स के जाबाज योद्धा उन सारे सैनिकों को चुटकियों में धूल चटा देते हैं और आगे बढ़ते हुए चर्च में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें चर्च में खजाना दिखाई नहीं देता। ये देख फ्लोकी खजाना ना मिलने के लिए एथलस्टन को कोसने लगता है कि तभी एथलस्टन आगे बढ़ते हुए चर्च में रखी एक लकड़ी की मेज को हटाने को कहता है। लकड़ी के उस बड़े से बक्से को हटाते ही रैग्नर और उसके साथियों को सोने और चांदी से भरे हुए संदूक मिलते हैं, जिसे देख सारे वाइकिंग्स काफी खुश हो जाते हैं। ये देख रैग्नर एथलस्टन से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि खजाना यही छुपाया होगा। एथलस्टन रैग्नर को बताता है कि ईसाई धर्म की प्रथा के अनुसार जो लोग पवित्र होते हैं उनकी हड्डियों और ढेर सारे सोने चांदी को इबादत की जगह पर दफना के रखा जाता है। तभी रैग्नर का एक साथी संदूक में रखी एक खोपड़ी को रैग्नर की ओर फेंकता है। ये देख रैग्नर एथलस्टन से उस खोपड़ी के बारे में पूछता है। एथलस्टन बताता है कि ये खोपड़ी संत बेरनेस की है, जो कि अपने समय के युग पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई करिश्माई काम किए थे जो कि आम इंसानों के बस की बात नहीं थी। अब सारे वाइकिंग्स उस गांव में हर जगह फैल जाते हैं और छुपे हुए ईसाई लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं। वही एथलस्टन गिरजाघर के पवित्र कमरे यानी कि उस जगह जाता है जहाँ पे ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल और अन्य ग्रंथों के बारे में लिखा जाता है, जिसे देख एथलस्टन को अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो कलम को अपने हाथों में लेते हुए उन पन्नों पे कुछ लिखने जाता है कि तभी एथलस्टन को अपने पवित्र ग्रंथों पे लिखते देख वहाँ छुपकर बैठा एक पादरी उसे रोकने जाता है। ये देख एथलस्टन उस पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए उसकी जान ले लेता है, लेकिन ऐसा करने से उसका मन विचलित होने लगता है कि तभी वहाँ पर उस चर्च के सबसे बड़े पादरी आ जाते हैं। उनको देख एथलस्टन उनको वहाँ से जाने को कहता है। पादरी एथलस्टन से पूछता है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है और तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो? क्या तुम इंग्लैंड वासी हो? अगर हो तो ईश्वर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं करेगा। उनकी ये बातें चल रही होती है कि तभी वहाँ पे फ्लूकी आ जाता है और उस बूढ़े पादरी को पकड़ के अपने बाकी साथियों के पास ले जाता है। वहाँ मौजूद सारे वाइकिंग्स उस बूढ़े पादरी को जलील करते हुए उसके कपड़े उतरवा देते हैं और उसे एक खंबे से बांध देते हैं। वही दूसरी तरफ रैग्नर के साथी घरों में घुसकर जो मिले उसे मारकर सारा खजाना लूटने में लगे होते हैं, लेकिन रैग्नर को सोने चांदी में दिलचस्पी नहीं होती। वो वहाँ मौजूद अनाज के दानों की तरफ देख कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देख रैग्नर उस पर एक कंबल के सहारे ढक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके साथी उस छोटी बच्ची की जान ले। दूसरी ओर फ्लोकी ने पकड़े हुए बूढ़े पादरी को खंबे से बांधकर उस पर तीरों से हमला किया जाता है। ये देख एथलस्टन को काफी तकलीफ होती है और वो उस पादरी का गला काटकर उसे मार देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कैंडिनेविया के हेडवी रियासत में, जहाँ पे हमें लेगर्था को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ के राजा सिगवर्ड की वाइफ होती है। वहाँ पे राजा सिगवर्ड लेगर्था को मनाने आया होता है। दरअसल लेगर्था और राजा सिगवर्ड के बीच में अक्सर बियॉन को लेकर अनबन होती रहती है,
लेकिन लेगरथा अपने बेटे बियॉन के लिए सिगोर्ड के हर जख्म सहती है ताकि बियॉन को किसी चीज की कमी न पड़े। लेकिन अपने माँ के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देख बियॉन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है, आज के बाद सिगोर्ड ने अगर आपको हाथ भी लगाया तो उसका अंजाम काफी बुरा होगा। लेकिन लेगरथा किसी तरीके से बियॉन को समझाकर शांत कर देती है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट में, जहाँ पे एस्लॉग ने अपने तीसरे बेटे को जन्म दिया होता है। और जैसा कि उसने भविष्यवाणी की होती है, उसी के मुताबिक उसके बेटे की एक आंख में सांप की परछाई दिखाई देती है और इसीलिए वो अपने बेटे का नाम सिगवर्ड रखती है, क्योंकि ये नाम उसके पिता का होता है। दूसरी ओर विंचेस्टर में हुए हमले की खबर राजा एग्बर्ट तक पहुंचती है और साथ ही अपने लोगों की सुरक्षा न करने के लिए राजा एग्बर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं। हमलों की खबर सुन राजा एग्बर्ट अपने सलाहकारों से कहता है कि हमें उन उत्तरी लुटेरों की हर खबर थी, लेकिन हम जानना चाहते थे कि आखिर ये अपना पहला हमला किस जगह करेंगे, जिससे कि हमें इनके रहने और हमला करने के तरीकों का पता चले, ताकि वक्त आने पर हम इनकी सारी चालें समझ सके। वही दूसरी ओर वाइकिंग्स अपने रहने के ठिकानों को मजबूत बनाने में लगे होते हैं। वही फ्लोकी एथल्स्टन को यीशु मसीह की बाइबल को देते हुए उसे उसके पादरी होने की याद दिलाता है। लेकिन एथल्स्टन फ्लोकी को साफ शब्दों में बता देता है कि वो पादरी नहीं है, बल्कि एक जाबाज वाइकिंग है और मेरे ईश्वर यीशु नहीं बल्कि ओडिन और थॉर है। लेकिन फ्लोकी को अपनी बातों पे भरोसा नहीं करता देख एथल्स्टन फ्लोकी को रैग्नर ने दिया हुआ पवित्र कड़ा दिखाता है ताकि उसे उसकी बातों पे भरोसा हो जाए। वही रैग्नर बादशाह हॉरिक से पूछता है कि आपको इंग्लैंड कैसा लगा। हॉरिक कहता है कि ये जगह तो अमीरों और सोने चांदी से भरी हुई है। रैग्नर कहता है, हाँ, यहाँ पे काफी खजाना है और यहाँ के लोग भी काफी अमीर है, लेकिन इसके पीछे असली वजह है ये जमीन, क्योंकि ये जमीन हमारी जमीनों से कहीं ज्यादा उपजाऊ है और एक किसान होने के नाते मैं इस जमीन की कीमत अच्छे से जानता हूँ। और यहाँ तो हर तरफ खेती ही खेती है, लेकिन हमारे इलाकों में काफी बंजर जमीन है और वहाँ पे जीना मुश्किल है, लेकिन वहाँ के मुकाबले यहाँ पे हालात काफी अच्छे हैं, इसलिए हमें यहाँ रहकर खेती करनी होगी, जिससे कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा और सब सुखी रहेंगे। ये सुन हॉरिक रैग्नर से कहता है कि क्या ये इंग्लैंड वासी हमें यहाँ पे इतनी आसानी से रहने देंगे। और इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गुटालैंड, स्कैंडिनेविया राजा बॉर्ग के यहाँ पे, जहाँ पे राजा बॉर्ग ने अपनी दूसरी शादी की होती है और उसी की खुशी में वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा होता है कि तभी बॉर्ग सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहता है कि कुछ सालों पहले बादशाह हॉरिक, रैग्नर लैथब्रुक और मेरे बीच में इंग्लैंड जाने के लिए एक समझौता हुआ था, लेकिन बादशाह हॉरिक की वजह से रैग्नर ने वो समझौता तोड़ दिया, जिससे कि मेरे परिवार की और साथ ही आप सभी की बेइज्जती हुई थी। लेकिन मैं अब उस बेइज्जती का बदला रैग्नर से लेने वाला हूँ और इसीलिए मैं कैटेगेट पे हमला करके उसकी सारी जमीन हथियाने वाला हूँ और साथ ही उसके भाई रोलो को उसकी गद्दारी के लिए जान से मारने वाला हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेसेक्स, जहाँ पे रैग्नर से मिलने किंग एग्बर्ट के सलाहकार और पादरी एडमंड आ जाते हैं और रैग्नर से कहते हैं कि किंग एग्बर्ट जानना चाहते हैं कि आखिर तुम लोग वेसेक्स की जमीन पर कब तक रहने वाले हो। रैग्नर कहता है कि जब तक हमें यहाँ से जाने का सही मुआवजा नहीं मिलता तब तक हम यहीं पे रहेंगे। कि तभी एग्बर्ट का एक आदमी रैग्नर के काफिले को अच्छे से निहार रहा होता है। ये देख बादशाह हॉरिक बड़ी बेरहमी के साथ उसे वही मार देता है, जिससे कि पादरी एडमंड काफी डर जाते हैं। वही बादशाह हॉरिक की ये हरकत रैग्नर को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो वहाँ पर समझौता करना चाहता था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हिडबे, स्कैंडिनेविया, जहाँ पे बियॉन को नाराज देख राजा सिगवर्ड बियॉन से उसकी नाराजगी की वजह पूछता है, लेकिन बियॉन सिगवर्ड से कुछ नहीं कहता। ये देख सिगवर्ड सबके सामने बियॉन का मजाक उड़ाता है और साथ ही उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर बियॉन सिगवर्ड से कहता है कि मैं पहाड़ियों में जाके अकेला रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाकर खुद को परखना चाहता हूँ, हर एक मुसीबत से लड़के खुद को साबित करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे पहाड़ों पे रहने की इजाजत देंगे। सिगवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता, आखिर मैं बादशाह हूँ, अगर मैंने तुम्हें वहाँ पे भेजा तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने मेरे सोतेले बेटे को पहाड़ों पे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी ओर कैटेगेट में बॉर्ग की सेना आते देख एक बुजुर्ग देख लेता है। वही बॉर्ग के आने की खबर सिगी रोलो को देती है। बॉर्ग को आते देख रोलो कैटेगेट के सभी लोगों को लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म देता है और सारे बचे हुए औरतों और बुजुर्गों को साथ लेकर लड़ाई की तैयारियां कर लेता है। वही सिगी भी रोलो का साथ देने मैदान में आ जाती है, लेकिन रोलो सिगी को एस्लॉग और रैग्नर के बच्चों को साथ लेके पहाड़ियों में जाके छुपने का हुक्म देता है और बॉर्ग की सेना किनारे पे आते ही वो उन पे तीरों से हमला करवाता है। लेकिन बॉर्ग और उसके साथी किसी तरीके से किनारे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे दोनों ओर से एक जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन रोलो की सेना में ज्यादातर बूढ़े होने के कारण वो बॉर्ग की सेना का सामना ज्यादा देर नहीं कर पाते। ये देख रोलो सभी को गांव के अंदर जाने को कहता है, लेकिन वहां भी वो बॉर्ग की सेना का सामना नहीं कर पाते।
ये देख एक बुजुर्ग रोलो को वहां से भाग जाने और एस्लॉग और उसके बच्चों को सही सलामत बचाए रखने की सलाह देता है और वो बुजुर्ग खुद आगे बढ़कर बॉर्ग की सेना का ध्यान भटकाते हुए उस पर टूट पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रोलो बचे कुचे लोगों को साथ लेकर पहाड़ी पे जा पहुंचता है और वहां से कैटेगेट की तबाही का नजारा देख रोलो को काफी गुस्सा आता है। वही बॉर्ग कैटेगेट पे कब्जा जमा लेता है और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा। सो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।